जैविक कृषि हम लोग काफी बार पढ़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। टॉपिक क्या था आपका कि जैविक खेती की अवधारणा, झारखंड में इसकी प्रासंगिकता, मृदा स्वास्थ्य, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का सरकारी पहल आपके सिलेबस में दिया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ सकता है, जैविक कृषि से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड के संदर्भ में जैविक खेती की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हुए बताइए कि जैविक खेती किस प्रकार से मृदा स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि में सहायक हो सकती है। यहाँ मैंने किसानों की आय जानबूझ करके ऐड किया क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से भी जाकर के ऐड हो सकता है, तो वहां के लिए भी हम लोग इसको तैयार करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि साथ ही मृदा स्वास्थ्य और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल मार्क्स आपका 40 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ निर्देशात्मक तत्व शब्द मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि एक्सप्लेन कीजिए हो सकता है, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अवश्य रख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना पुछल्ले शब्दों की जानकारी के सही आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, अधिक आकर्षक बनाने के लिए कि हमें मूल्य संवर्धन आरेख या तो चार्ट डायग्राम वगैरह बनाने की आवश्यकता होगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर साइकिल के लिए। तो सबसे पहले देखिए रासायनिक कृषि कर रहे थे हम लोग, असंतुलित प्रयोग, यहाँ ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का भी प्रभाव हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मृदा क्षरण हो रहा है, हमारा जैविक खेती संवर्धन चक्र को बढ़ावा देगा। जैविक कृषि करने से मृदा क्षरण में रोक लगेगी, मृदा की उत्पादकता बढ़ेगी, मृदा पुनर्जीवित होगी जो जलवायु के अनुकूल भी है और खाद्य और पोषण सुरक्षा स्थापित होगी। सबसे महत्वपूर्ण है आपका कि किस प्रकार के कीवर्ड आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वर्मी कंपोस्ट, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, फार्म यार्ड मैन्योर, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। अच्छा जो भी है यार, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं, खोटा है, बढ़िया है, ये सब नया हुआ है, कितना पढ़ते आदमी। चलिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सर्कुलर बायो इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये सब आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कीवर्ड आप लोग अवश्य याद रखिएगा। चलिए प्रस्तावना की बात करेंगे तो सबसे पहले बात अगर हम लोग देखें तो हरित क्रांति, मैंने क्या कहा कि हरित क्रांति से हमें आरंभ करना है, क्योंकि जब हम लोग जैविक कृषि की बात करते हैं तो जैविक कृषि प्रारंभ ही हुआ है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, तो वहां से हमें स्टार्ट करने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। एक मूवी थी, मूवी में बोला गया कि इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। अमिताभ बच्चन की कोई मूवी थी, उसमें बोला गया था इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। डी और डू, तो जियो आप बता दीजिए। चलिए, तो हरित क्रांति से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और विशेष रूप से उसके असंतुलित उपयोग के कारण, साथ ही साथ कृत्रिम कीटनाशकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग ने मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, जल गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं कि जैविक खेती एक ऐसी एकीकृत कृषि प्रणाली के रूप में उभरी है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा की उर्वरता को दीर्घकाल तक संजो करके रखना, पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करने और सुरक्षित खाद्य उत्पादन पर आधारित है। झारखंड की जब बात करेंगे तो यहाँ अधिकांश जो कृषि है वह वर्षा आधारित है। पारंपरिक रूप से यहाँ पे कम रासायनिक आदानों या कम रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है और जनजातीय समाज के समृद्ध कृषि ज्ञान पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑलरेडी जैविक कृषि होती है जनजातीय क्षेत्रों में। तो जैविक खेती के समग्र प्रसार के लिए देश भर में अत्यंत संभावनाशील एवं भौगोलिक रूप से अनुकूल राज्य इसे माना जाता है, क्योंकि स्थानीय जो तकनीक है, जनजातीय समाज की जो समृद्ध कृषि ज्ञान है, उसको हम लोग आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक तकनीकों के साथ में यदि ऐड कर दें तो जैविक कृषि की संभावना यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ जैविक इनपुट्स का संवर्धन करके कृषि को धारणीय और लाभप्रद बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग इंट्रो से प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि हमें कुछ कुछ करने की आवश्यकता होगी, जैविक कृषि की अवधारणा को बताने की आवश्यकता होगी, झारखंड का मैप बनाना होगा और कहां पर यह सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है उसे बताना होगा। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें कि जैविक कृषि के बारे में कि आखिर वह कैसी पद्धति है, तो यहाँ बताना होगा कि कृषि की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम जहरीले रासायनिक कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों के स्थान पर शुद्ध प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा तैयार किए गए जैविक इनपुट्स का सुनियोजित उपयोग किया जाना ही हमारा जैविक कृषि कहलाएगा। और इसका मूल लक्ष्य भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ मृदा के उपजाऊपन को भी सुरक्षित रखने का या इसकी जैव शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखना है, इंटैक्ट बनाए रखना है। तो ये हम लोग दे सकते हैं जैविक खेती की अवधारणा में। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसके प्रमुख कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, हरित खाद या ग्रीन मैन्योर का प्रयोग करेंगे, जैव उर्वरकों या बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, जैव कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। इसमें नीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन करेंगे, मिश्रित एवं बहुफसली कृषि का उपयोग यहाँ पे करेंगे और कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री का हम लोग यहाँ पे सहारा लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक झारखंड का मैप बनाना होगा। तो झारखंड का मैप बना करके हम लोग जैविक खेती की सर्वाधिक संभावना किस क्षेत्र में हो सकती है उसे दर्शाना होगा। तो ठीक है, तो ये जो हरा संकेत वाला जो गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम वाला जो इलाका है, ये मूल रूप से उच्च प्राथमिकता वाले हॉटस्पॉट है जहां पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये आपको दर्शाने की आवश्यकता होगी झारखंड के मैप पे। मैप बनाना बिल्कुल सीखिए और ये सब चीजें क्या होगी तो आपका आंसर को वैल्यू ऐड करता है ये सभी चीज। और नीचे हम लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी आप मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए या कोई भी डायग्राम बनाइए, तो नीचे में हमेशा मेंशन कर दीजिए कि आप लोग किस लिए उसे बनाए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे झारखंड मानचित्र जैविक क्लस्टर क्षेत्र, इस प्रकार से हमें नीचे लिखने की यहाँ पे आवश्यकता हो जाएगी। तो नीचे हम लोग लिख देंगे और मेंशन कर देंगे कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं इस मैप के माध्यम से। अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आखिर झारखंड में जैविक कृषि की प्रासंगिकता क्या है। तो यहाँ के भौगोलिक संरचना और सामाजिक बनावट को अगर हम लोग देखें तो झारखंड में जैविक कृषि के संवर्धन के लिए सर्वोत्तम आधार देती है, क्योंकि जनजातीय किसानों की बात करेंगे क्षेत्रों में तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर हम लोग जैविक कृषि को देखते हैं। और भौगोलिक संरचना हमारी है ही, देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारा मृदा की स्थिति है। तो मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग को जैविक कृषि करना होगा। तो सबसे पहले है कि रासायनिक उर्वरकों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हम लोग करेंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी कि राष्ट्रीय औसत के साथ में हम लोग कंपेयर करें झारखंड को कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक को, रासायनिक उर्वरकों का हम लोग कितना उपयोग करते हैं, तो ये औसत हमेशा कम आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अधिकांश भागों में प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक की जो खपत है वह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। मृदा की सजीव संरचना जो है वो आज भी अपने मूल रूप में बची हुई है। जो मृदा का जो कंपोजिशन है या मृदा की जो प्रकृति है वो आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक प्राकृतिक कृषि का महत्व। यहाँ पे प्राकृतिक कृषि का महत्व बहुत ज्यादा दिया जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पे जनजातीय स्तर पर लोग काफी ज्यादा अनुभवी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो जनजातियां हैं कई युगों से प्रकृति सम्मत यानी प्रकृति के साथ रहते हुए यहाँ पर वो कृषि कर रही हैं। प्रकृति ने उन्हें जो दिया है उसी का उपयोग अपने कीटनाशक के रूप में या खाद के रूप में अपने खेतों में कर रहे हैं और उन्हीं कृषि पद्धतियों को इन्होंने अपनाया है। साथ ही साथ फसल चक्र एवं जैविक इनपुट्स का संवर्धन उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। विविध कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो राज्य के अंतर्गत हम लोग देख ही चुके हैं कि 3 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो कृषि जलवायु विभिन्नता के साथ साथ यहाँ पे बागवानी फसल, सुगंधित पौधे और विशिष्ट अनाजों की खेती को प्राकृतिक रूप से हम लोग सहारा दे सकते हैं। मिलेट, दलहन, बागवानी, औषधीय पौधों की उच्च संभावना यहाँ पे बनती है। झारखंड में रागी, मड़ुआ, बाजरा, यहाँ पे कोदो आदि को हम लोग दे सकते हैं।
ऐसे पौष्टिक फसल और औषधीय जड़ी बूटियों के जैविक रूप से भरपूर फसल ली जा सकती है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जल का भी उपयोग बहुत कम होता है, जल गहन कृषि भी यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं। बढ़ती जैविक उत्पादों की बाजार में मांग। अब सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन में अगर मार्केट में अगर आप जाते हैं, टैग लगा हुआ है कि ये जैविक उत्पाद है, तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसायन मुक्त भोजन का तेजी से बढ़ता हुआ मांग झारखंड के कृषकों के आर्थिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्योंकि उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से आप एमएसडी का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, जैविक खेती के मामले में। चलिए आइए झारखंड के मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति की चर्चा कर लें पहले। तो झारखंड राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर संरचनात्मक और पोषण संबंधी चुनौतियों से यहाँ की मृदा जूझ रही है, जिसका एकमात्र समाधान हम लोग जैविक कृषि को अपना करके दे सकते हैं। प्रमुख समस्या क्या है? तो हमारा लाल मृदा है, और ये मृदा कैसी है? तो अम्लीय मृदा। 60% अगर हम लोग झारखंड का देखें तो अधिक भूमि अम्लीयता से ग्रस्त है, जिसमें पौधों को फास्फोरस नहीं मिल पाता है। जैविक कार्बन की बहुत ज्यादा कमी है। मिट्टी में जो कार्बन का स्तर है, एसओसी जिसे हम लोग कहते हैं, वो घट करके 0.3 से 0.5% तक पहुंच गया है, जो न्यूनतम 0.8% होना ही चाहिए, लेकिन 0.3 से 0.5 के पैरामीटर पे आ चुका है। मृदा अपरदन की समस्या से यहाँ की जो कृषि है वो प्रभावित है। इसके अतिरिक्त कृषि पर दुष्परिणाम क्या है? तो पोषक तत्वों का असंतुलन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व, लगभग 20 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, यहाँ पर भारी कमी देखी जाती है, जैसे जिंक वगैरह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरन हो गया, ये सब की कमी देखी जाती है यहाँ की मृदा में। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता काफी कम होती है। शुष्क समय में फसलें हमेशा सूख जाती हैं, और इन सभी कारणों से अंततः उत्पादकता और किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हम लोग प्रमुख समस्या और कृषि पर दुष्परिणाम की चर्चा कर देंगे। जैविक खेती से मृदा में स्वास्थ्य की सुधार कैसे होगा? तो जैविक कार्बन की वृद्धि होगी। अब हम लोग वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, या हरी खाद डाल रहे हैं, जिससे मृदा में क्या होगा? तो जैविक कार्बनिक पदार्थों का संवर्धन होगा, वो बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्बन बढ़ने से मृदा क्या होगी? वो जीवित होने लगती है, वो काफी ज्यादा लिविंग सॉइल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे जो पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जाती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ेगी जब यहाँ पे हम लोग हरी खाद का प्रयोग करेंगे, गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे, तो इसमें आपके केचुआ वगैरह अपने आप निकलने लगते हैं। तो जैविक इनपुट्स के कारण जो भी लाभकारी जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, वो यहाँ पे स्वतः ही उत्पन्न होने लगेंगे। इसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं? प्रमुख कहाँ गया? चलिए, प्रमुख सक्रिय सूक्ष्मजीव की जब हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे राइजोबियम की बात कर सकते हैं, दलहन के लिए नाइट्रोजन निर्धारण करता है। एजोस्पिरिलियम की बात करेंगे, धान और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। एजेटोबैक्टर की बात करेंगे, मक्का और सब्जियों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएसबी या फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो फास्फोरस को मृदा में घुलनशील बनाती है। तो ये कुछ प्रमुख सूक्ष्म जीवों के भी नाम आप बायो फर्टिलाइजर्स के नाम जो है आप दे सकते हैं। मृदा संरचना में सुधार होगा कि जैविक खाद जो है वो मृदा के कणों को सुगठित करती है और मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, और मिट्टी में वायु का संचार क्या होगा? बेहतर होगा। इससे जड़ों का विकास होता है, स्वस्थ विकास होगा। जितना ज्यादा जड़ का विकास होगा, हमारी जो फसल होगी वो उतनी अच्छी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि उतनी ही ज्यादा मात्रा में आएगी और उत्पादन उतना ही हमारा बढ़ेगा। पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। रासायनिक खाद के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? जैविक पदार्थ का जब उपयोग करेंगे तो ये एक बार में विलीन नहीं हो जाएगा। रासायनिक खाद एक बार में विलीन हो जाएगा, लेकिन जैविक पदार्थ जो होगा एक बार में विलीन नहीं हो सकता है। ये धीरे धीरे अपघटित होते हैं और पौधों की आवश्यकता के अनुसार निरंतर पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप घर में गमलों में कुछ फसल वगैरह लगाते हैं, सॉरी कुछ फूल वगैरह लगाते हैं, कभी हम लोग गुलाब लगाते हैं या कुछ कुछ फूल पौधे लगाते रहते हैं। मैं ये सब काम थोड़ा बहुत करता रहता हूँ। तो फूल वगैरह या फिर पपीता वगैरह है, ये सब आप लगाइए अगर घरों में,
तो जो सब्जी का कतरन होता है उसे आप कुछ दिनों के लिए पानी में डाल करके, जो बॉटल हम लोग पानी का उपयोग करते हैं 10 रुपए में खरीदते हैं फेंक देते हैं, उसका काट करके उसमें बॉटल्स को अगर हम लोग उसमें सब्जी को डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ा सॉइल या मिट्टी डाल दें और उसके बाद उसका उपयोग खाद के रूप में करें अपने गमलों में या अपने बागवानी के क्षेत्र में, तो देखिए आपका जो उत्पादन होगा, जो फूल होंगे या जो भी पपीता है या जो भी मिर्च है, जो भी स्थानीय स्तर पर आप लगाते हैं थोड़े बहुत, तो उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं सब्जियों का कतरन, आलू हो गया, प्याज हो गया, छिलके हम लोग बराबर फेंक देते हैं, ये फेंकना नहीं है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे हरी खाद के रूप में, तो वहां से पोषक तत्वों की प्राप्ति करेंगे पौधे। तो इसको आप लोग उपयोग घर पे भी करके देख सकते हैं। तो रासायनिक खादों की तरह अगर हम लोग बात करेंगे तो जैविक खाद जो है तुरंत अपघटित नहीं होते हैं, बल्कि लंबे समय तक ये पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते रहते हैं और इसके कारण जो हमारी मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता है वो लगातार बनी रहती है। मृदा अपरदन में क्या होगी? कमी आती है। सबसे बड़ी बात है कि जब जैविक पदार्थ मिट्टी के महीन कणों को आपस में बांध करके एक टिकाऊ संरचना का निर्माण कर देते हैं, तो जो भारी वर्षा के दौरान मिट्टी आसानी से बह जाती है वो बहेगी नहीं, क्योंकि मिट्टी में काफी ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, तो मिट्टी बहेगी नहीं। इसके बाद जैविक खेती एवं जलवायु परिवर्तन बड़ा अहम है कि जैविक कृषि की जब हम लोग बात करते हैं तो ये केवल खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भी एक मजबूत ढाल खड़ा करती है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कार्बन संचयन की बात करेंगे तो जैविक खेती क्या है? एक सस्टेनेबल पद्धति है, एक सतत कृषि पद्धति के रूप में जानी जाती है, जो मृदा में कार्बन तत्वों को स्थिर करने का कार्य करती है। और यहाँ बात करेंगे तो वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये खींच करके भूमि में समाहित कर देगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलेगी। यानी जब हम लोग जैविक कृषि करते हैं तो जैविक कृषि करने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जो हम जूझ रहे हैं उसको भी कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होगी। अब चूंकि जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं तो रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, जिससे जो नाइट्रस ऑक्साइड जो रासायनिक उर्वरकों से एमिशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड का वातावरण में, वो उत्सर्जन कम होगा। साथ ही साथ रासायनिक खाद बनाने में लगने वाली जो असीमित ऊर्जा है उसकी भी बचत होगी, तो अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का उत्पादन मेरा कम होगा, जिससे एमिशन कम होगा। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दे देंगे। सूखा और जल तनाव सहनशीलता बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि जैविक कार्बन तत्वों के संवर्धन जब मृदा में बढ़ेगा तो मृदा की जो जल संचयन क्षमता या जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी और अल्प वर्षा या सूखे के दौर में भी फसलें जो है अपनी नमी की आपूर्ति स्वतः ही मृदा से कर लेगी। इससे जो झारखंड में एक समस्या है अनियमित मानसून का, उसका हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण हम लोग साथ में करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हानिकारक कीटनाशकों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इससे यहाँ पे मुक्ति मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है इससे परागकणकर्ताओं जैसे मधुमक्खी हो गई, तितलियां हो गई, मिट्टी के केचुआ और जो अन्य सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो हानिकारक कीटनाशकों का हम लोग प्रयोग कम कर देंगे। जैविक खेती एवं खाद्य सुरक्षा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो खाद्य सुरक्षा की जब हम लोग बात करें तो वो केवल हमारे थाली में परोसा गया भोजन नहीं है, बल्कि फूड FAO की जब हम लोग बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, तो इसने इसके 4 प्रमुख स्तंभ बनाए हैं जिन्हें जैविक कृषि के दीर्घकाल में ही इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। पहला है उपलब्धता, भोजन की उपलब्धता है या नहीं है, हमारी भोजन तक पहुंच सुनिश्चित है या नहीं है, उपयोग हम उसका कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें स्थिरता बनी है या नहीं बनी है। तो ये खाद्य सुरक्षा की परिभाषा FAO के अनुसार दी गई है। अब जैविक खेती एवं पोषण सुरक्षा की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि झारखंड पूर्व से क्या कुपोषण प्रभावित राज्य है। यहाँ पर पोषक तत्वों से भरपूर आहार की बेहद आवश्यकता है। स्टंटिंग और वेस्टिंग की यहाँ पे आप चर्चा कर सकते हैं कि स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो राष्ट्रीय औसत है उससे
कहीं आगे झारखंड, यानी झारखंड आज भी भारत के मुकाबले ज्यादा कुपोषित है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कुपोषित झारखंड। जैविक पद्धति से बात करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेट है, दलहन है, फल है, सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्व, आवश्यक विटामिन और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो रासायनिक कृषि की तुलना में काफी बेहतर पाई गई है। यह भावी पीढ़ी को कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर समस्याओं से उबरने में सहायता कर सकती है। अब झारखंड के लिए विशिष्ट महत्व क्यों है ये, तो यहाँ देखिए जनजातीय क्षेत्रों की जब बात करेंगे तो यहाँ पीढ़ियों से जो ज्ञान संजोया गया है, जो जनजातीय क्षेत्रों में कृषक पीढ़ियों से एक ही चीज को करते आ रहे हैं। पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण एवं न्यूनतम इनपुट लागत यहाँ पे लगेगा जैविक कृषि करने से, ये ध्यान रखेगा। और फिर वही सीमांत किसान वाला हाल, पूंजी नहीं है, निवेश नहीं कर सकते हैं तो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैविक पदार्थों का उपयोग करके हम लोग जनजातीय क्षेत्रों में जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हम लोग मृदा की बात करेंगे तो मृदा की जो अम्लीयता है उसमें कमी होगी और जैविक कार्बन जो होगा मृदा में उस दीर्घकाल में उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। कृषि की बात करेंगे तो इनपुट कॉस्ट मेरा किसानों का घट जाएगा क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर किसानों को कम खर्च करने की आवश्यकता होगी, तो लागत में भारी कमी होगी, ये ध्यान रखिएगा। किसानों की आय से अप्रत्यक्ष रूप से ये जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को जोड़ देंगे कि मृदा, भूजल, स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी का रासायनिक प्रदूषण से संरक्षण होगा। किसान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को वो जैविक प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट कर सकता है, उसे बेच सकता है और आय में वृद्धि कर सकता है, आर्थिक उन्नति होगी इससे। समाज की बात करेंगे तो हमारा समाज क्या होगा, रसायन मुक्त भोज्य पदार्थों की प्राप्ति यहाँ पे हमें सुनिश्चित हो पाएगी, जिससे हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो दीर्घकालिक स्तर पर स्वास्थ्य की सुरक्षा हम लोग संभव बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें जैविक संवर्धन प्रवाह रेखा चित्र अगर बनाए तो जैविक कृषि में हम लोग वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और फसल चक्र को लेंगे। साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार, एसओसी संवर्धन होगा, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो होगा उसमें वृद्धि होगी, जल धारण क्षमता एवं जैव विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल कृषि का निर्माण होगा और अंततः किसान जो होंगे वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। तो ये आप बना सकते हैं अपने आंसर में।